चुनाव नतीजे आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ता और नेताओं की मीटिंग में ये कहा है कि तमाम विरोधी दल पूरी कोशिश के बावजूद उतनी सीटें नहीं पा सके जितनी जनता ने भाजपा को दी। इसके पीछे का उनका मंतव्य जो दिखता है वो ये कि जो विश्लेषण किए जा रहे हैं कि जनता ने मोदी के खिलाफ जनादेश दिया है, वो उसको मानने को तैयार है। इस पर हमें सबसे पहले राजीव जी बताएंगे कि क्या प्रधानमंत्री का यही मंतव्य है या इसके पीछे कोई और रणनीति। देखिए, एक तो मंतव्य जो आपने कहा अपने दिमाग में कि ये कहना कि दूसरे दल इस तरीके से नहीं आए जो भाजपा के बराबर भी पहुंच पाए, जो दूसरा गठबंधन है। लेकिन सुभाष जी, मैं इसको दूसरे रूप में देखता हूँ। ये जो प्रधानमंत्री ने कहा, एक लीडर का काम होता है कि वो अपनी जो फौज है, कार्यकर्ताओं की फौज है, उसका कहीं मनोबल नहीं टूट जाए। तो प्रधानमंत्री ने ये कहना कि नहीं हमारी जीत हुई है, हम तीसरी बार सरकार बना रहे हैं, तो वो एक कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं उनका मनोबल बनाए रखना, कि कार्यकर्ताओं में यदि ये बात फैल जाए कि नहीं पार्टी हार गई तो बहुत डिमोरलाइज होता है। आने वाले अपने देश में तो विधानसभाओं के भी चुनाव होने हैं, तो वहां कहीं निराशा का भाव नहीं पनप जाए, या हताशा निराशा जो पनप जाती है, तो उसको लेके प्रधानमंत्री ने उस रूप में अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के उद्देश्य से कहा कि नहीं सरकार हमारी बन रही है, हम तीसरी बार बन रहे हैं, देश में ये दूसरी बार मौका है कि तीसरे टर्म किसी सरकार को मिल रहा है। तो वो उस रूप में कहा। अब आप देखिए, उन्होंने कल का जो उनका भाषण था, उन्होंने उससे पहले के जो भाषण थे उन्होंने भाजपा का जिक्र करते थे, भाजपा ने ये कर दिया, भाजपा ने ये कर दिया। अब कल का जो भाषण यदि गौर से सुना जाए तो उसमें उनका शब्द आ गया एनडीए। एनडीए ने ये किया, एनडीए तीसरी बार बन रहा है, पहली बार 2014-19 एनडीए एनडीए। तो कहीं ना कहीं जो वो एक गठबंधन की जो राजनीति होती है, सत्ता पाने की चीज होती है, तो उसमें अब वो अपने जो साथी दल है, सहयोगी दल है एनडीए के, उनको जोड़ रहे हैं। तो ये मैंने जो कार्यकर्ताओं में जोश बनाए रखने के लिए ये चीज उनकी लीडर की तरफ से बोली गई, तो इससे एक मैसेज ये जाता है कि नहीं, कई जगह हार हो गई, कई अलग कारण होते हैं, कारण तो बहुत से होते हैं। गोविंद जी ने विस्तार से सबकी जानकारी दे दी, मैं उनको दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, समय बचेगा। लेकिन आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश में भाजपा 72-73 सीटें जीती और वहां बहुजन समाज पार्टी को 0 सीटें आई थी। तो आप उसी वक्त मायावती ने जब वो रिजल्ट 12-1 बजे जब ये आए, तो जाके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसी चीज थी, वो अपनी बात रखती है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो उन्होंने अपने कहा कि नहीं, मेरे जो समर्थक वर्ग है उसने तो मुझे वोट दिया, लेकिन ये ईवीएम की गड़बड़ी हो गई। ईवीएम तो एक बहाना था, मायावती भी जानती थी कि ईवीएम वगैरह कुछ नहीं, लेकिन हार हो गई। तो जो बसपा का कार्यकर्ता है उसमें हताशा नहीं पनप जाए, उसको लेके उन्होंने ये चीज अपने कार्यकर्ताओं या समर्थक वर्ग को ये समझाई कि नहीं, तुम लोगों ने तो मुझे ही वोट दिया है, लेकिन ये तो वहां मशीन में गड़बड़ी हो गई, इसलिए तुम्हारा वोट काउंट नहीं हुआ। तो एक नेता का ये होता है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को, जो अपनी टीम है, जो दूसरे और लोग हैं, उनमें एक मनोबल बनाए रखे, उनको ये कहता रहे कि भाई नहीं, तुमने तो काम किया, ये गलत हुआ, वो जो अलग अलग कारण जो जैसे भी वो समझाएंगे। अब आने वाले समय में ये चर्चा तो होगी, जैसे अपन चर्चा कर रहे हैं कि पिछली बार 303 सीटें थी, अब 241-42 जो भी आ रही हैं, लेकिन 60 सीटों की एकदम कमी हुई है। एक पार्टी जो 10 साल से शासन थी, उसकी 60 सीटें कम क्यों हुई, तो वो भी एक एनालिसिस करेंगे। तो वो किस रूप में करेंगे, तो वो अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल, अपने दूसरे नेताओं का, जिन प्रदेशों में हार हुई है, ये तो है नहीं वहां एकदम कोई ढंग का बजा दे कि साहब आप लोगों की वजह से हार गया, आपने काम नहीं किया, टीम तो वही है, कार्यकर्ता तो वही आने हैं। तो उनमें उत्साह बनाए रखने के लिए चीजें कही जाती है लीडर की तरफ से। और जो सेनापति होता है वो अपनी सेना को बनाए रखने के लिए नहीं, युद्ध करना है, आगे तो बहुत सारे युद्ध होते हैं अपने तो देश में, हर 5 साल में होते हैं, हर 1-2 साल में। आने वाले समय में महाराष्ट्र में, बिहार में, हरियाणा में चुनाव होने, तो उन प्रदेशों के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाए रखने के लिए तो उनका अपनी तरफ से जो कहना है वो सही है कि भाई नहीं, अपनी सरकार आ रही है। लेकिन जो अपनी चर्चा का भी विषय है कि ये हार हुई, हार निश्चित रूप से हुई, 60 सीटों की हार हुई। अपन तुलना करें, अपन एक बेंच मार्क 272 मान के चले, अब उन्होंने शुरुआत से ही 400 का क्यों नारा दिया,
ये एक रणनीति भी हो सकती है उनकी, उनको लगता हो कि नहीं हवा हमारे खिलाफ है, लोग हमारे खिलाफ है। हो सकता है कि 240 की जगह 200 भी अटक सकती थी वो पार्टी। तो कहीं ना कहीं ऊपर लेवल पे जो इनके कोर कमेटी होती है, हर पार्टी की अपनी अपनी रणनीति बनाने वाली टीम होती है, तो उसके बाद ये सूचनाएं रहती हैं। तो मेरे को जो लगता है कि जब इन्होंने 400 का नारा दिया, उससे पहले इनके अपने सर्वे होंगे या इनकी सूचनाएं होंगी या रिपोर्ट्स होगी, तो उसमें आया होगा कि साहब हम नहीं बना पाएंगे, 200 सीटें भी नहीं आ पाएंगी। तो उस टाइम एक जोश बढ़ने के लिए वो 400 का नारा दिया, तो वो 400 से आपने और हमने देखा कि पूरा एक माहौल ऐसा बनता गया। लेकिन हम लोग देख रहे थे, जान रहे थे, जैसे गोविंद जी ने जिक्र किया कि योगेंद्र यादव का, मैंने किसी डिबेट में, ये सन्नी जी भी थे तो पहले किसी में चर्चा भी किया था, मैंने कहा उस समय दो ही का जो आकलन था, एक योगेंद्र यादव, एक प्रशांत किशोर का जिक्र हुआ। योगेंद्र यादव ने जब कहा था कि 250 की सीटें पार नहीं कर पाएगी बीजेपी, ये एक योगेंद्र यादव का था। लेकिन उन्होंने अपना जो एनालिसिस दिया था उसमें प्रदेशों का भी दिया था, तो प्रदेशों के आकलन उनका फेल हुआ। ओवरऑल पूरे देश का तो ठीक आ गया, बिल्कुल फिट बैठा, लेकिन उन्होंने प्रदेशों का अलग अलग आंकड़े जोड़े थे। उत्तर प्रदेश के लिए कहा था कि वहां 50 तक पहुंच सकती है भाजपा, राजस्थान के लिए कहा था कि यहाँ भाजपा 20 सीटें जीत सकती। तो मेरा कहने का मतलब ये कि उनका स्टेटों का आकलन तो गलत साबित हुआ, लेकिन ओवरऑल जो था आकलन वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सटीक गया। जी आपकी बात पॉजिटिव एंगल से देखें तो एकदम ठीक है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी, सनी जी भाई साहब आप बताएंगे कि ग्राउंड रियलिटी जो दिख रही थी वो और मैंडेट जो आया है उसमें एक सामंजस्य दिख रहा है कि जनता ने निरंकुश नीतियों के खिलाफ सत्ताधारी दल का कद छोटा करके भेजा है। क्यों, सनी जी बताइए। आप म्यूट हैं सनी जी, आप म्यूट हैं। ग्राउंड लेवल पे काफी फ्रस्ट्रेशन दिख रहा था। जैसे हम इलेक्शन कवरेज के लिए जब जाते थे, ये दिखता था फ्रस्ट्रेशन। मेजर फ्रस्ट्रेशन था इस पे, एम्प्लॉयमेंट पे, महंगाई पे, और लैक ऑफ डायरेक्शन। जैसे जो गरीब, मतलब परसेप्शन इस तरह का था, अमीर लोग और अमीर बनते जा रहे हैं और गरीबों को कोई पूछ नहीं है, और ये सरकार, इवन इवन अमीर लोग ये इस तरह का, जयपुर के ज्वेलर इस तरह का बोलता था ये तो अडानी अंबानी का सरकार है, ये वाला परसेप्शन था। लेकिन हम लोगों ने इस तरह का सोचा, मंदिर वहीं बनाया है ना, 500 साल के बाद, उसका तो रिच डिविडेंड्स तो होंगे ही। तो लोग तो उसके लिए इनको तो सम्मान तो करेंगे और तारीफ करेंगे और वोट भी देंगे। इसमें बड़ा प्रॉब्लम हुआ, स्पेशली यूपी में, कोर एरिया में, अयोध्या में, जैसे गोविंद जी ने भी जिक्र किया फैसलाबाद में, वहां इतना इस तरह का स्नबिंग हुआ है तो सोच भी नहीं सकता था। एक तो कारण ये भी हो सकता है फैसलाबाद, हाँ, अच्छा कॉम्बिनेशन बैठ गया समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, और उससे भी अच्छा कॉम्बिनेशन बैठ गया जो इनका अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इस तरह का। तो बहुत अच्छा रैलिंग अराउंड था, और बहुत अच्छा, मतलब अनएक्सपेक्टेडली पॉजिटिव रिजल्ट इंडिया अलायंस के लिए आया। एक तो ये है। जब मोदी जी ये बोलते हैं इतना, तो सारे कंबाइंड जो इसमें नंबर नहीं आ रहे हैं, सारे ऑपोजिशन कंबाइंड में भी हमसे कम है। अरिथमेटिक ठीक है मोदी जी का, इस बार तो अरिथमेटिक ठीक है ना। लेकिन 400 से स्टार्ट किया था ना, 400 पार, ठीक है 300 भी नहीं है। और लेकिन इसमें इसमें ये भी है, कांग्रेस ने अपना नंबर डबल कर दिया काफी, ठीक है। कांग्रेस और बीजेपी में अभी भी काफी अंतर है, लेकिन वो जो ट्रैजेक्टरी है ग्रोथ का, ये काफी पॉजिटिव है इंडिया अलायंस के लिए। ये ठीक है, मोदी जी का क्लेम तो सही है, तो हम सबसे बड़ा पार्टी है, ठीक है। और इसमें भी ये पॉइंटेड होगा, इंटरेस्टिंगली कल जो बीजेपी ऑफिस में जो लाइव दिखा रहा था मीटिंग,
इसमें इतना लंबा भाषण, मैंने सोचा ये ओकेशन पे डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स पे नड्डा जी वगैरह बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं? ये कोई ओकेशन तो है नहीं। एक्चुअल जो इश्यू है, उनका मन में जो अंकुश है रिजेक्शन का, वो छिपाना चाहता था। मोदी जी तो बहुत मुश्किल से एक स्माइल अपना चेहरे पे ला रहा था, मुश्किल से, वेरी वीक स्माइल। तो दिखने से लगता है वो जो एनर्जी कहीं से ड्रॉ आउट हो गया है ना। जीत के आया है, लेकिन वो कोई ऐसा कोई मतलब तो क्रेडिट लेने वाला जीत नहीं था। और इसलिए कुल मिला के अरिथमेटिक के अपना, जैसे राजीव जी ने कहा, अपना कैडर को मतलब उनका मनोबल बढ़ाने के लिए किया है। ये भी है, स्टार्टिंग फ्रॉम 400 का क्लेम से लेके अभी तक। लेकिन ग्राउंड रियलिटी तो अलग है। आप कैडर का मनोबल बढ़ाते रहो, कैडर इधर उधर की बातें करते हैं। आप सुबह पार्क जाएगा तो सुनेगा आप ये क्या बोल रहे हैं लोग। पहले जैसा तो उत्साह तो है नहीं, एक डिसअपॉइंटमेंट है और कंफ्यूजन भी है। कंफ्यूजन काफी है अभी शुरुआत में, कैडर में, इंक्लूडिंग आरएसएस कैडर में कंफ्यूजन काफी है। तो आगे की बात है क्या, ये क्या निकलेगा, और लीडरशिप चेंज भी हो सकता है या नहीं। जी। देखिए, मैं फिर दोबारा उसी सवाल पर लौटता हूँ। गोविंद जी बताएंगे कि भारत में ये पहली बार हुआ है कि कोई सिटिंग पीएम, हालांकि इंदिरा गांधी हार गई थी, लेकिन उनका उस समय का जो रिजल्ट है और शुरुआती रुझान मैंने चेक किए हैं, शुरुआती रुझान में पहली बार हुआ है कि देश का कोई सिटिंग प्रधानमंत्री हजारों वोट से प्रतिद्वंदी से पीछे चल रहा है। और उस प्रतिद्वंदी का कद बहुत मामूली है। कांग्रेस उसको भले ही बहुत बड़ा लीडर बताए, लेकिन उसका कद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने बहुत मामूली था। एक दूसरा, अयोध्या में उस लल्लू सिंह की हार हुई है जिसने संविधान बदलने का नारा दिया। कल कुछ टीवी वालों ने अयोध्या फैजाबाद में बात की, वहां के लोगों से बात की, तो उन्होंने राम मंदिर के नीचे छुपी हुई गंदगी, मैं गंदगी शब्द का इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि वहां गरीबों को उजाड़ दिया गया। जैसा कि कल एक गरीब ने ये कहा कि वह चाय अब 20 रुपए की बिक रही है, 25 रुपए की बिक रही है। तो मैं सीधा सवाल गोविंद जी से ये कर रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जिस तरह शुरुआती रुझान में हजारों लोग से पीछे गए, और अयोध्या जो उनका मक्का मदीना है बीजेपी के लिए, हालांकि अयोध्या पूरे देश के लिए बहुत पावन तीर्थ है, लेकिन मोदी और भाजपा के लिए और आरएसएस के लिए चुनावी मक्का मदीना है। ये दोनों रिजल्ट जो आए हैं, इनको देश के परिप्रेक्ष्य में कैसे देखा जाए गोविंद जी? बस जी बात वही आती है। और जो आपने इसके पहले वाला जो राजीव जी और सनी जी ने जवाब दिए, मैं उसको आगे ले जाने की कोशिश करता हूँ। एक आपने कहा मोदी जी या सिटिंग प्रधानमंत्री पीछे, तो ये बिल्कुल आंकड़ों की बात है जो हम सब ने देखा कि मतलब मैं मेरी कहता हूँ कि मुझे ये लगातार टीवी देखते हुए उत्सुकता हो रही थी, यार प्रधानमंत्री के बारे में कुछ नहीं आ रहा, यार प्रधानमंत्री के बारे में कुछ नहीं आ रहा। 2-3 घंटे निकल गए लगभग। फिर एक जगह कहीं वो सुप्रिया श्रीनेत का मैंने पढ़ा, तो उसने कहा कि वो पीछे चल रहे हैं। थोड़ी देर बाद फिर वो टीवी पर भी आया और उसमें एक आगे पीछे चल रहे हैं। तो शायद 3 या 4 ऐसे मौके थे जब पूरी मतगणना वो पीछे थे। पीछे कोई भी हो सकता है, आगे कोई भी हो सकता है, वो कोई बात नहीं, लेकिन सवाल ये है कि जो प्रधानमंत्री, मैं व्यक्ति की बात करूं तो नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री, जो पहली बार 5 लाख से जीता, दूसरी बार 4 लाख से जीता, इस बार 1.5 लाख पे बांध दिया वहां की जनता, 1.5 लाख का। और इसके पीछे जो कारण है, अब आपने अयोध्या को जोड़ा, मैं अयोध्या को जोड़ता हूँ, इसके साथ बनारस को जोड़ता हूँ, और आगे और जो भी, अब तो शायद इन पर भी ब्रेक लगेगा, लेकिन इन 2 जगहों पर, इवन उज्जैन को आप ले लीजिए, तीसरी जगह, इन जगहों पर जो पिछले सालों में हुआ, जिसको हमने शुरू में जहां बात की ना, कि एक पार्टी, एक नेता या कुछ नेता, एक संगठन, भाई राम मंदिर का इस देश की जनता से ताल्लुक है, बनारस के मंदिर का इस देश की जनता से ताल्लुक है, जिसको हम सनातन कह रहे हैं उससे ताल्लुक है।
उज्जैन के महाकाल मंदिर का वो हर व्यक्ति के, जैसे कहते हैं ना, कण कण में, तो हर दिल में है ये सब चीजें। सवाल यह कि आप उनको अपनी प्रॉपर्टी कैसे बना रहे हो, और वो उस प्रॉपर्टी को बनाने में उसके कई वो हैं, लेकिन उसमें आम आदमी तो परेशान हो रहा है ना, जिसकी जमीन ले ली। अब आपको अगर ध्यान हो, राजीव जी और सनी जी को ध्यान होगा सबको, कि बीच में जब अयोध्या में राम मंदिर बनने की बात आई अदालत के फैसले के बाद, तो उस अदालती फैसले उस समय पर एक साथ अयोध्या की खबरें कई अखबारों में आई, जिनमें था कि वहां जमीन के भाव बढ़ गए। फिर शायद, अगर सही ध्यान है मुझे तो, या नाम नहीं लेना चाहिए मुझे, एक नेशनल इंग्लिश डेली में छपा कि वहां पर ये सारी जमीनें संघ, भाजपा, वीएचपी, इनके नेताओं ने खरीद ली वहां के लोगों से, और वो जमीन फिर महंगी, कितने गुना महंगी होकर के हो गई। तो आम आदमी प्रताड़ित हुआ, उसकी महंगी जमीन सस्ते भावों में चली गई, या सस्ती लेकर के जमीन महंगे भाव कर दिए। 20 रुपए की चाय, जहाँ 2-2, 3-3, 5-5 रुपए की चाय मिलती है, वो चाय अगर, तो हमने इन धर्म स्थलों को जो पर्यटन स्थलों में तब्दील करने का काम किया। और लेटेस्ट खबर हम सब लोगों ने पढ़ी होगी, एक और इसी पर जिक्र करता हूँ, कि अभी पिछले दिनों में राम मंदिर में, पहले ये था कि राम मंदिर में आप वीआईपी लोग, पहले सब मोबाइल ले जा सकते थे, आप भी, मैं भी, और जो भी जा रहा है। फिर एक निर्णय ये हो गया कि नहीं, वहां पर केवल वीआईपी मोबाइल ले जा पाएंगे, आम आदमी नहीं। और अब ये कर दिया कि न आम आदमी ले जा पाएगा, न वीआईपी ले जा पाएगा। तो इन कारणों की कोई जरूरत नहीं है ना, ये देश की, और हो सकता है व्यवस्था के हिसाब से ऐसी जरूरत पड़ती हो, लेकिन कारण ये आया कि एक हनुमान जी की प्रतिमा थी और उसका हाथ टूट गया, जैसे उज्जैन में महाकाल में तूफान आया था और मूर्तियां उड़ गई। तो ये बहुत चीजें जुड़ी हुई हैं एक के साथ एक। इन सब चीजों से आम आदमी, जो आपने जहां एक प्रश्न किया था कि ग्राउंड पे क्या दिख रहा था, तो जो ग्राउंड पे दिख रहा था, ग्राउंड पे आम आदमी इन चीजों से दुखी नजर आ रहा था, परेशान नजर आ रहा था। महंगाई और रोजगार, उनकी मैंने बात पहले की, लेकिन इसके साथ पार्टी कैडर भी, जिस आरएसएस की हम बात कर रहे हैं, उनमें एक तो बेरुखी हुई कि उनको लगा कि यार, और एक तो यह है कि एजेंडा पूरा हो गया, राम मंदिर बन गया, धारा 370 हट गई, तो ठीक है, अब हमारा काम पूरा हुआ, आगे की आगे देखेंगे। लेकिन अपनी जो उपेक्षा का भाव था उस संगठन में, उस संगठन के नेताओं में, आप देखिए राम मंदिर का शिलान्यास हुआ या राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, भाषण किनके हुए। तो उन सब चीजों से जहां लोगों को लग रहा था, और फिर उससे आगे जाके जब आप सुभाष जी देखेंगे, तो ग्राउंड रियलिटीज की जिनकी हम बात कर रहे हैं, उन ग्राउंड रियलिटीज में मैं भाजपा के नेताओं को भी, कार्यकर्ताओं को भी शामिल करता हूं। तो वो लोग भी इसमें पूरी ताकत से शायद नहीं जुटे, और इसलिए नहीं जुटे तो उनको ये लगा कि यार हमारे लिए तो अवसर है कहाँ। पार्टी में पिछले 10 सालों में देखो, 5 सालों में देखो, या 2 सालों में देखो, दूसरी पार्टियों को छोड़ के बीजेपी में आने वाले लोगों की तादाद बढ़ी। वो अपनी मर्जी से आए या दबाव से लाए गए, वो देश के सामने सब जानते हैं, कौन कितनी मर्जी से आता जाता है, या उसको कैसे छापे डले, ये हुआ वो हुआ। लेकिन उस सब से क्या हुआ कि पार्टी के जो लोग जहां मेहनत कर रहे थे, बीजेपी ने 100 अपने सिटिंग एमपीज के टिकट काटे। अच्छे या बुरे की बहस अभी हम नहीं कर रहे कि वो सही किया या गलत किया, लेकिन कई एमपीज को, जिनमें हमारा ये राहुल कसवा शामिल था राजस्थान का, एक वो बिहार के कौन से चौबे हैं वो शामिल थे, और इन सब लोगों ने, जितने भी टिकट कटने वाले थे, उनमें से बहुत लोगों ने पूछा कि हमको हमारी गलती बता दो कि हमारी गलती क्या है। तो 100 लोगों के टिकट कटे। दूसरी तरफ ये खबर आई कि पिछले 10 सालों में जो लोग कांग्रेस या अन्य पार्टियों से बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनके 110 लोगों को, मतलब 1/4 जो टिकट थे वो दूसरी पार्टी से आई लोगों को मिले बीजेपी में, बीजेपी का टिकट। तो इससे पार्टी कार्यकर्ताओं में, पार्टी नेताओं में, उनमें भी एक तरह से नाराजगी हुई। अब इन सब नाराजगियों को देख करके इसके बाद और जो हुए, ये भी हमको पता है कि समर्पित जो पार्टी के कार्यकर्ता थे, मैं उनकी बात को आवाज देने की कोशिश कर रहा हूं कि उनको, उनकी जगह पैसे पे इकट्ठा होने वाले लोगों की भरमार होगी।
कांग्रेस में भी पहले हुआ करती थी ऐसी बातें, ऐसी शिकायतें आया करती थी, लेकिन बीजेपी में बहुत मतलब कट्टर लोग हुआ करते थे पार्टी के नाम पे। 1 पैसे और 2 पैसे की डीजल पेट्रोल की रेट बढ़ने पे शहर में आग लगते हुए हमने देखी है। लेकिन आज वो चीजें कहीं नजर नहीं आती, क्योंकि हर जगह नारे लगाने वाले, इवेंट हो गई और इवेंट मैनेजमेंट का काम हो गया। तो वो जो चाल चरित्र और चेहरा कार्यकर्ता पर आधारित था, वो एक साथ इवेंट पे बदल गया। फिर एक बड़ी चीज जो इन सब कारणों से क्या हुआ कि ग्राउंड का जो फीडबैक था वो ऊपर तक पहुंचना बंद हो गया। बीजेपी में जो एक परंपरा होती थी, पहले बीजेपी कांग्रेस के लिए कहती थी, जनसंघ कांग्रेस के लिए कहती थी कि वहां एक आदमी जो कहता है वो होता है। अब बीजेपी में भी वही सूरत हो गई कि ऊपर से जो एक आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी ने कह दिया वो होने लग गया। नीचे का जो कार्यकर्ताओं का फीडबैक था वो ऊपर पहुंचना बिल्कुल बंद हो गया। तो जनता की जो दुख तकलीफ परेशानी थी कि महंगाई से दुखी है, बेरोजगारी से दुखी है, मैं ये नहीं कहता कि प्रधानमंत्री जी या और दूसरे पार्टी नेताओं के पास कहीं ना कहीं होगी सूचना, लेकिन जो एक एंगर है कि इस हद तक नाराजगी लोगों में हो गई है, वो वहां नहीं पहुंची। नहीं पहुंचने से ये सारी चीजें बनती गई, और जब जिस स्टेज में वो पहुंची होंगी तो मुझे लगता है कि वहां जब एक फ्रस्ट्रेशन फिर एक अलग तरह का लीडरशिप में आता है कि यार हम 400 की बात कर रहे हैं, 370 पार की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो हमको बहुमत मिलने के भी लाले पड़ रहे हैं। तो फिर उस सूरत में फिर जो बयानबाजी हमने देखी वो बिल्कुल, और जनता का जो फीडबैक हुआ, कांग्रेस ने जो मुद्दे बनाए जिनकी हमने शुरू में बात की, जो दूसरी इंडिया गठबंधन के दलों ने मुद्दे बनाए कि संविधान लोकतंत्र को खतरा है, संविधान बदला जा रहा है। तो संविधान बदला जा रहा है तो उसको एक समुदाय, जो हम अयोध्या की, फैजाबाद की और पूरे देश की बात कर रहे हैं, कि एक बहुत बड़ा हिस्सा जो अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यकों से जुड़ा हुआ था, उन सबके साथ जो एक इस लाइन पे वाले लोग हैं देश के, दूसरी जातियों की भी, कि मिलजुल के हमको रहना चाहिए, इस देश की सनातन संस्कृति यही है मिलजुल के रहने वाली। तो वो सब लोग फिर इकट्ठे हुए और उनको लगा कि यार अगर लोकतंत्र नहीं रहेगा तो क्या होगा, अगर संविधान बदला गया तो ये तो बाबा साहब का संविधान होगा। जिनको चुभता था, जिनको तकलीफ देता था, उनको लगा कि यार ये तो बाबा साहब का संविधान बदलेगा, बाबा साहब का संविधान बदल के क्या होगा, तो बदल के आरक्षण खत्म होगा। तो आरक्षण खत्म होगा तो क्या होगा कि जाति गणना नहीं होगी, जाति गणना नहीं होगी तो हमारा आरक्षण। तो इन सब चीजों से जो ग्राउंड रियलिटीज थी, उनके बाद जब वहां जिस भी स्थिति में पहुंची होंगी और फिर जो बदलाव हुए, उसके बदलाव को हमने देखा कि फिर मंगलसूत्र भी आ गया, मुद्रा भी आ गया। और सुभाष जी, इस देश की जनता कुछ भी हो, इस देश का मतदाता इन सब चीजों को समझता है। उसको तकलीफ होती है जब इन चीजों पर हमारे राजनेता बात करते हैं, वो किसी भी पार्टी के हों, वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जनता दल हो, जो भी हो। लेकिन अगर वो इस तरह की जब बातें करते हैं तो उसको तकलीफ होती है। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचारों पर पहले कौन क्या क्या बोलता था हमारे सामने, सत्ता में जाने के बाद हर पार्टी के साथ होता है, सत्ता में जाने के बाद फिर उनके सोच बदल जाते हैं। तो वो सोच जब बदले तब ये सारी चीजें हुई, और बाद में नतीजे हमारे सामने है कि मतदान चरण दर चरण घटता गया। गर्मी एक कारण थी, 7 चरणों का मतदान जो इलेक्शन कमीशन ने भी अभी माना कि हाँ ये हमसे गलती हो गई, हम अप्रैल के पहले कराएंगे और 1 महीने में कराएंगे, से जुड़ करके और ये परिणाम आए। मैं मानता हूं दोबारा वही कि जो मजबूत और मजबूर सरकार की आप बात कर रहे थे, वो सब चीजों के लिए जो राजीव जी ने कहा वो फैक्टर भी अपनी जगह है, कि इसमें मजबूती भी रह सकती है सरकार की, संघीय ढांचा हमारा वो भी स्ट्रोंग रह सकता है। जो भी सरकार बनेगी, कोई भी बनो, अब उसको बहुत आसान नहीं होगा। मुझे लगता है कि मोदी जी के भले स्वभाव में ना हो अंकुश को झेलना, लेकिन अगर सरकार चलानी है तो उनको टीडीपी और नीतीश कुमार की माननी होगी। और टीडीपी नीतीश कुमार जो मानेंगे, जो कहेंगे, उसको हमको पता है कि वो किन किन चीजों पर क्या क्या चीजें कहेंगे। तो अगर उधर एनडीए की बनती है तो भी, और अगर इंडिया गठबंधन की बनने की कोई सूरत आती है तो भी, कोई भी सरकार मजबूत भी हो सकती है, मजबूर भी हो सकती है, वो स्कोप उसमें रहता है। चलाना दोनों को आता है, चला दोनों लेंगे। 5-5 साल पूरी सरकार चल सकती है, बीच में किसी तरह की नौबत आए वो कम लगती है अभी, लेकिन संभावनाओं को तो उसको भी नहीं नकार सकते।
के मध्यावधि चुनाव की सूरत किसी समय का नहीं। जी, इस चुनाव में एक मैंडेट और आया है। 5 वो केंद्रीय मंत्री बुरी तरह से पराजित हुए जो अभद्र भाषा, खासकर विपक्ष के नेताओं के प्रति अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के लिए कुख्यात है। उनमें सबसे पहले मैं नाम लूंगा प्रधानमंत्री की अघोषित लेफ्टिनेंट मानी जाने वाली स्मृति ईरानी। उनको इस बार प्यादे से वजीर को हराने वाली रणनीति के तहत अमेठी में हराया गया। हालांकि स्मृति ईरानी ने पिछली बार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को हराया था, लेकिन इस बार कांग्रेस ने उसी रणनीति का इस्तेमाल करके प्यादे के हाथों वजीर को हराया। तो इसके पीछे अभद्र भाषा, गांधी नेहरू परिवार को निशाना बनाते समय बेहद असंसदीय भाषा, ये 5 केंद्रीय मंत्री जो हारे हैं उनके नाम आप सभी जानते हैं। उन सबकी हार के पीछे भी क्या मैंडेट का वही उद्देश्य है कि उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संदेश दिया है कि वो भी अपनी जुबान पर काबू रखें और शहजादा और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करें। इसी वजह से उनको कम बहुमत दिया गया है या कम सीटें दी गई हैं। तो राजीव जी, सनी जी और आप बताएंगे एक एक करके कि ये अभद्र भाषा, असंसदीय भाषा और प्यादे के हाथों वजीर की मौत, क्या इस मैंडेट का भी कोई अर्थ सीधे प्रधानमंत्री तक जाता है? राजीव जी। देखिए, अभद्र भाषा जैसे ही आपने कहा कि असंसदीय भाषा, तो वो कहीं स्वीकार्य नहीं होती, ये इस्तेमाल में होती रही। पिछले 10 साल का जो हम देखें शासन भाजपा का, तो उसमें कई केंद्रीय मंत्रियों को छोड़ो, आप एक बहुत पार्टी के नेताओं ने, वरिष्ठ नेताओं ने भी इस तरीके की भाषाओं का इस्तेमाल किया। वो एक अलग चीज है। अब चुनाव हो गए, नतीजे आ गए, जनता ने उनको सबक सिखा दिया, उनको सजा दे दी, ये सब नहीं। मैं सुभाष जी आपकी एक बात से सहमत नहीं हूँ। आपने कहा कि अमेठी में मतलब वो गांधी परिवार के प्यादे से हरवा दिया। वो प्यादा शब्द तो नहीं, लेकिन वो एक वहां के कार्यकर्ता रहे, वो पूरा कांग्रेस का मैनेजमेंट संभालते रहे अमेठी में, तो उनकी एक अपनी पकड़ थी वहां, उनका अपना एक प्रभाव था। आप देखिए, वो 1.5 लाख वोटों से जीते। तो वो मतलब किशोरी लाल शर्मा जिनको जीत मिली है, तो उनका भी एक अपना प्रभाव है। तो उनका मतलब इस तरीके से कुछ लोगों ने ये कहा कि साहब राहुल गांधी के पीए ने हरा दिया, तो कल राहुल गांधी ने इसका खंडन किया कि वो पीए भी है कुछ नहीं, वो हमारे कार्यकर्ता है, पार्टी के जो होते हैं उस तरीके के, पार्टी ने उनको टिकट दिया। तो निश्चित रूप से मतलब वो जीत हुई उनकी। लेकिन मैं सुभाष जी इसमें एक और चीज जोड़ता हूँ। वैसे तो गोविंद जी ने बहुत विस्तार से सब चीजें जानकारी दे दी कि भाजपा का जो शुरुआत से ही आधार जो माना जा रहा था 2014 और 19 में, एक मतलब इसको एक्सीडेंटली मान लें कि वो एक बहुमत के पार पहुंच गए, लेकिन उनकी जो चीजें रही या लोगों का जो एनालिसिस का मानना है कि 200 से ज्यादा सीटें भाजपा जीतने की स्थिति में नहीं है कहीं पूरे देश भर में पहले से ही, जो उसके एक अपना एक डर रहा है या जो भी है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में तो भाजपा बिल्कुल खत्म हो गई थी, तो उनका आधार नहीं है। अयोध्या में भी पहले भी जीतते रहे दूसरे समाजवादी दल के या दूसरे दलों के लोग, और जब से ये इस तरीके के समाजवादी दल और ये आपके बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूत हुई, तो उनका प्रभाव रहा। भाजपा तो उनका संगठन ही खत्म हो गया था भाजपा का। लेकिन गोविंद जी भी जानते हैं, सन्नी जी भी जानते हैं कि एक मंदिर आंदोलन से एक बूस्ट अप मिला। 89 के बाद जो भाजपा धीरे धीरे आगे बढ़ती गई, वो मंदिर आंदोलन उसका सबसे प्रमुख वजह रही, इतना बढ़ गई। अब बढ़ने की, अब घटने की कारणों पर चर्चा होगी। आप हम भी ये कर रहे हैं कि उनकी क्या नीतियां रही थी 10 साल की, जो नीतियां रही एकदम इतनी 60 सीटों से उनको नीचे ला पटका, तो उसका असर ये पड़ा कि दूसरा जो विरोधी पक्ष है वो कहीं मजबूत हो गया। हम उसकी मजबूती में के रूप में देख रहे हैं। लेकिन जबकि वास्तव में देखा जाए तो ये चुनाव जनता ने लड़ा था। आप हम तो ग्राउंड पे भी गए, ग्राउंड पे लोगों से भी बात होती थी, मेरे उत्तर प्रदेश के लोगों से भी बात होती थी, एंड चुनाव के दौरान कई जगह बात हुई, तो उनका ये कहना था कि पार्टियों के संगठन के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं, जनता कहीं ना कहीं लड़ रही है चुनाव, जनता खिलाफ में हो गई है काफी जगह। राजस्थान में भी हमने देखा,
हम तो राजस्थान में 7 या 8 सीटें मान के चल रहे थे, तो जो नतीजा है वो 11 के आ गए। तो उसका अर्थ हम ये लगा सकते हैं कि एक तरह से जनता चुनाव लड़ रही थी कि समाजवादी पार्टी और के नेता अखिलेश यादव और राहुल गांधी तो अपना एक कर ही रहे थे, लेकिन विपक्ष में भी कहीं उत्साह नहीं था ऐसा। वो ये मान के चल रहे थे कि सरकार आनी नहीं, अपन कर रहे हैं। स्थानीय स्तर पे जो जो नेता थे वो अपने अपने हिसाब से करते रहे। लेकिन पहले चरण का जो चुनाव हुआ सुभाष जी, उसमें कहीं ना कहीं ये लगा, विपक्षी दलों को भी ये लगा कि नहीं, माहौल अपने पक्ष में हो सकता है, हमको अगले चरणों में मेहनत करनी चाहिए। तो उसके बाद आप देखिए कि काफी मेहनत भी हुई, जिसका नतीजा अब सामने आया। पहले चरण में जनता ने एक संकेत दे दिया था इन दलों को कि आप मेहनत करो, ऐसे घर में मत बैठे रहो। बहुत सी जगह ऐसी सूचनाएं आई, राजस्थान के संदर्भ में ही बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के लोगों ने भी ये कहा, जैसे वेस्टर्न यूपी का एक साइड चला जो पहले चरण में था, तो वहां मेरे 2-3 पत्रकार है जानकार, उनसे बात हुई, उन्होंने कहा जनता मतलब इनको हरा रही है, लेकिन हमारे यहाँ जो विपक्षी दल है जो इनके सामने लड़ रहे हैं वो इतनी मजबूती नहीं दिखा रहे। तो कहीं ना कहीं संदेश इनके पार्टियों के, विपक्षी पार्टियों के नेताओं के बीच भी गया होगा। फिर उन्होंने मेहनत की, तो आप उसका नतीजा देख लीजिए कि दोनों पक्षों ने मेहनत की। उसका पहले चरण का जो संदेश गया वो भाजपा के लोगों ने भी उसके बाद मेहनत की, उनको लगा कि हम तो 200 से नीचे आ जाएंगे, ये जनता ही चुनाव लड़ रही है। तो मैं इसको ये नहीं मान रहा कि भाई ये विपक्षी दलों की जीत है, ये जनता वर्सेस भाजपा की जीत होगी, तो इसका फायदा विपक्षी दलों को मिला। अब भविष्य के लिए क्या करना चाहिए, विपक्षी दलों को अपनी मजबूती दिखानी चाहिए, खासकर कांग्रेस को। कांग्रेस के अब राहुल गांधी की एक छवि एक अलग रूप में बनी है। ये इतनी सीटें आई, इसमें कहीं ना कहीं योगदान जो है वो राहुल गांधी का बहुत बड़ा मैं तो मानता हूँ। लेकिन अब जो कांग्रेस का संगठन या उनको अपनी पार्टी के स्वरूप में चलानी हो आने वाले समय के लिए, कि आने वाले समय में फिर चुनाव होंगे, अलग तरीके के चुनाव होंगे, तो वो कहीं ना कहीं वो अपना एक मजबूती दिखाने के लिए। सुभाष जी मैं आपको एक बात बताता हूँ, उदयपुर में राजस्थान के 3 साल पहले करीब चिंतन शिविर हुआ कांग्रेस का। मैं उस चिंतन शिविर में 3-4 दिन वहां रहा। वहां एक पार्टी ने तय किया 54-50, मतलब पार्टी के जो पद है 50% पद 50 साल के कम लोगों को दिए जाएंगे। ये पार्टी के चिंतन शिविर में जो उनका डिक्लेरेशन था उसमें जाहिर हुआ। लेकिन नतीजा बाद में क्या हुआ कि जो पुराने नेता थे, वरिष्ठ नेता, वो बिदक गए। उन्होंने इस चीज को कितने पे ब्लॉक स्तर से करेंगे, ऊपर रहने दो और नीचे रहने दो। अब आप ब्लॉक स्तर पे तो छटनी कर दोगे, वहां तो कर दोगे, लेकिन ऊपर लेवल पे नहीं करोगे। तो ब्लॉक वाला कहता था कि सारे सारे प्रयोग हमारे ऊपर ही क्यों कर रहे हो। तो कांग्रेस को कहीं अब ये राहुल गांधी को चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी की एक वो बड़े एडामेंट है, वो जिस चीज को निर्णय कर लेते हैं वो करते हैं। राजस्थान विधानसभा के चुनाव का मुझे याद है, यहाँ कई 7-8 नेता ऐसे थे जो अपने बेटे बेटियों को टिकट दिलाना चाह रहे थे। उन्होंने कह दिया हम तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमारी उम्र हो गई है, युवा को दो। स्टार्टिंग तो उन्होंने की युवा को देना चाहिए। पार्टी ने पूछा कि भाई युवा कौन, तो सबने अपने अपने बेटे बेटियों के नाम आगे कर दिए। तो राहुल गांधी इस मामले में पहले दिन से एडामेंट थे कि नहीं, किसी के बेटे बेटी को टिकट नहीं मिलेगा। विधानसभा चुनाव की बात कह रहा हूँ। तो उसका नतीजा ये हो कि या तो खुद लड़ो, तो वो सारे लोग लड़े। अब एक इसमें बाड़मेर जिले के एक मंत्री हेमाराम चौधरी, वो उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी कि सब युवा को देना चाहिए, अब मेरे तो उम्र हो गई। उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी को, तो पार्टी ने मना कर दिया कि ये निर्णय ऊपर से हो गया कि बेटे बेटी को नहीं मिलेगा टिकट, आपको खुद को लड़ना हो तो लड़ो या फिर आप किसी दूसरे युवा का नाम सुझाओ। तो आप सुभाष जी ताज्जुब करोगे, उन्होंने अपने से 3 साल बड़ी उम्र के सोनाराम का नाम सुझाया, उसको युवा मान के कि भाई इसको दे दो। तो कांग्रेस को अब ये सुधार करने पड़ेंगे संगठन स्तर पे, उसको आगे आने वाले समय में आना है। तो इन चीजों में अब तो मेरे को तो उम्मीद लगती है कि राहुल गांधी इन चीजों को करेंगे। जी सुभाष जी। सनी जी भाई साहब, सवाल एकदम सीधा था कि स्मृति ईरानी और 5 केंद्रीय मंत्रियों की हार अभद्र भाषा को केंद्र में रखकर हुई है, तो प्रधानमंत्री को क्या अब अपनी भाषा पर कंट्रोल रखना चाहिए? हमारे पास समय 2 मिनट बचे। जी, स्मृति ईरानी का भाषा अभद्र धाई और उनका बॉडी लैंग्वेज भी सही नहीं था, और इस तरह का कंटेम्प्ट के साथ, मतलब इस तरह का अरेगेंस उनका बॉडी लैंग्वेज में था, लोगों का रिजेक्शन तो स्वाभाविक था। लेकिन और भी लोग आ रहे, तो कंगना रनौत जीत गई इस बार,
वैसे तो हेमा मालिनी जी वगैरह जो ठीक है वो तो नॉर्मल है, लेकिन इस तरह का टीम है, और निर्मला सीतारामन और इस तरह के लोग। और लैंग्वेज में क्या, इस बार तो बीजेपी ने, गुजरात में प्रॉब्लम हुआ, सारे राजपूत नाराज हो गया। कांग्रेस में भी एक दो एज यूजुअल हुआ, मणिशंकर अय्यर का स्टेटमेंट, शाम पित्रोदा का स्टेटमेंट, उसमें रिएक्शन हुआ, पहले जैसा ही आधा रिएक्शन नहीं हुआ, नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि इस बार तो एजेंडा इंडिया अलायंस ही सेट कर रहा था। इसीलिए तो अपना जो स्टेटमेंट का जो इसमें जो रिबटल और एक्सप्लेनेशन देते रह रहे थे ज्यादातर प्राइम मिनिस्टर साहब, लेकिन इनका बेसिक लैंग्वेज है ना, पप्पू तो इस बार यूज में नहीं आया, यूज नहीं किया पप्पू, लेकिन शहजादा तो है, वो तो यूपी के लिए स्पेसिफिक है, दो चौरे टाइप। पहली बार जो दोनों लड़े थे एक साथ, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, दो 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 चोरे बताते थे, अभी इस बार शहजादा हो गया। लेकिन सारे लैंग्वेज का टोन है, रेफरेंस का टोन हम सब जानते हैं। एक्चुअली क्या है, आपको सत्ता में रहते हुए आपको विनम्र रहना चाहिए, यादा आपको करना चाहिए, आपका जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है ओपोजिशन, अभी आप सत्ता में है इसका मतलब नहीं है ओपोजिशन हमेशा ओपोजिशन में रहेंगे। ये सबके लिए एक सबक है। जी। जी। तो ये थे हमारे पैनलिस्ट गोविंद चतुर्वेदी, सनी सेबेस्टियन, राजीव जैन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, हिंदी हेडलाइन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।